के प्रतिफल, रिटर्न्स टू स्केल, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये हमें पढ़ना है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन भी कहते हैं इसको, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, इसको दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। दीर्घकालीन उत्पादन फलन भी इसको कहते हैं। पैमाने के प्रतिफल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके पहले हमने पढ़े थे शॉर्ट रन या अल्पकालीन उत्पादन फलन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन या रिटर्न्स टू ए वेरिएबल फैक्टर, एक परिवर्तनशील साधन का उत्पादन क्या होता है, और उस संबंध में जब हम एक साधन को केवल परिवर्तित करते हैं या कुछ साधन को परिवर्तित करते हैं, कुछ साधनों को स्थिर रखते हुए, वो अल्पकालीन उत्पादन फलन से संबंधित था। और ये दूसरा पार्ट है उसका, पैमाने के प्रतिफल, रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो पैमाने के प्रतिफल में हम इसका अर्थ समझेंगे, पैमाने का प्रतिफल किसे कहते हैं। दूसरा, पैमाने के प्रतिफल की अवस्थाएं, कंडीशंस ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, कितनी अवस्थाएं होती हैं। उत्पाद रेखा क्या होता है, प्रोडक्ट लाइन या प्रोडक्शन लाइन, या इसको स्केल लाइन भी कहते हैं। स्केल लाइन क्या होता है, इसके संबंध में देखेंगे। और रिज रेखाएं, रिज लाइंस क्या होती हैं, ये हमने इसमें कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थ, मीनिंग, दीर्घकाल में उत्पादन में वृद्धि उत्पादन के सभी साधनों की वृद्धि के द्वारा लाई जा सकती है, क्योंकि दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनीय होते हैं। सभी साधनों की वृद्धि होने पर उत्पादन का पैमाना ही बड़ा हो जाता है, इसलिए इस स्थिति को हम पैमाने का प्रतिफल कहते हैं, रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। तो जाहिर सी बात है ये लॉन्ग रन या दीर्घकालीन उत्पादन फलन से संबंधित है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन से संबंधित है, जिसमें दीर्घकाल का मतलब होता है 10 से 20 साल की अवस्था में उत्पादक कैसे कार्य करेगा या उत्पादन कैसे होगा। तो दीर्घकाल में ये हम समझ सकते हैं कि उत्पादक के पास बहुत अधिक टाइम होता है, वो अपने उत्पादन के साधनों को बड़े पैमाने पर बदल सकता है, चाहे तो वो पूरे प्लांट को बदल सकता है, मशीनरी बदल सकता है, पूरी टेक्नोलॉजी बदल सकता है। कहने का मतलब यह है कि उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, उसको हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। अर्थात यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता है, डिसअपियर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होगा। हमने जब अल्पकालीन उत्पादन फलन पढ़ा था उसमें फिक्स्ड कॉस्ट होता था। इस उत्पादन फलन में, पैमाने के प्रतिफल में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता है, केवल परिवर्तनशील लागतें होती हैं, परिवर्तनशील साधन होते हैं, वेरिएबल फैक्टर होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो जब सभी साधनों को बदल सकता है उत्पादक, क्योंकि उसके पास इतना टाइम होता है कि अपने मशीनरी को, बड़े बड़े प्लांट को बदल करके नए बड़ा प्लांट, उससे बड़ा प्लांट स्थापित कर सकता है। तो इसलिए इस उत्पादन जो होता है वो बड़े पैमाने पे चेंज हो जाता है, उत्पादन बड़े पैमाने पे बदल जाता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं पैमाने का प्रतिफल, इसीलिए इसका नाम दिया गया है। साधन के प्रतिफल परिवर्तनीय अनुपात तथा पैमाने के प्रतिफल के बीच अंतर स्पष्ट है। जहां साधन का प्रतिफल उत्पादन फलन के अल्पकालीन व्याख्या से संबंधित है, पैमाने का प्रतिफल उत्पादन की दीर्घकालीन व्याख्या से संबंधित है। जैसा कि अभी हमने बताया कि अल्पकालीन उत्पादन फलन साधन के, किसी एक साधन के प्रतिफल का उत्पादन फलन हम देख रहे थे, अल्पकालीन उत्पादन फलन देखते हुए, तो वो हमने पिछले वीडियो में देखा है जब उत्पादन का सिद्धांत पढ़ रहे थे, तो उसमें आप देख सकते हैं जाकर के। अब यहाँ पे परिवर्तनीय उत्पादन फलन कहेंगे, अर्थात पैमाने का प्रतिफल उत्पादन फलन दीर्घकालीन व्याख्या से संबंधित है, यानी कि पैमाने का प्रतिफल कहते हैं, अर्थात बड़े पैमाने पे उत्पादन बदलता है, यानी कि सभी साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको अभी जैसे साधन के प्रतिफल की स्थिति में उत्पादन में प्रयुक्त साधनों में, स्थिर साधनों में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, स्थिर साधनों में परिवर्तन नहीं होता है, ये साधन के प्रतिफल की व्याख्या करते समय हमने बताया था। और जबकि पैमाने के प्रतिफल की स्थिति में कोई भी साधन स्थिर होता ही नहीं है, सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता है, अर्थात पैमाने के प्रतिफल में स्थिर
लागतें या स्थिर साधन नहीं होते हैं, ठीक है, फिक्स्ड साधन नहीं होते हैं। अब पैमाने के प्रतिफल की अवस्थाएं, चूंकि फर्म जब उत्पादन शुरू करती है, तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी इसका डिस्क्राइब किया था इसको, कि जब उत्पादन शुरू करता है तो उसको दो तरीके के मितव्ययताएं मिलती हैं, इकोनॉमीज मिलती हैं, या फायदा कह लीजिए, फायदा मिलती है, बचतें मिलती हैं। एक तो इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल इकोनॉमीज। तो इंटरनल इकोनॉमीज क्या होता है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्या होता है, इसको पहले समझ लेते हैं। इंटरनल इकोनॉमीज या इंटरनल जो फायदा मिलता है उत्पादन करते समय, वो होता है कि मशीनें नई होती हैं बिल्कुल और बड़े स्तर की होती हैं, साधन स्पेसिफाई होते हैं, विशिष्ट साधन होते हैं, और साधनों का ऊर्जा अभी नया नया होता है, तो उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ता है, ठीक है। एक्सटर्नल इकोनॉमीज मतलब बाहरी मितव्ययताएं, बाहरी फायदा क्या मिलती है, जैसे सड़कें नई हो, ठीक है, नई नई सड़कें हो तो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम आएगा, यानी कि वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने में उसके कम ईंधन खर्च होंगे, तो इसलिए उसको बाह्य बचतें भी मिलती हैं। तो इस प्रकार से किसी भी उत्पादन की अवस्था में दो तरह की मितव्ययताएं मिलती हैं, एक तो इंटरनल, एक तो एक्सटर्नल। लेकिन धीरे धीरे ये मितव्ययताएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि रोड भी खराब होने लगता है और मशीनों का अत्यधिक ओवर यूटिलाइजेशन होने से मशीन की उत्पादन क्षमता, कैपेसिटी भी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इसलिए शुरू में बढ़ते प्रतिफल का प्रतिफल मिलता है, यानी कि साधनों के जिस अनुपात में लगाया जाता है उत्पादन उससे अधिक अनुपात में बढ़ता है, तो इसको बढ़ते प्रतिफल कहते हैं। और जब ये बचतें समाप्त हो जाती हैं, हानियों में बदल जाती हैं, मतलब वो बचतें खत्म हो जाती हैं, जैसे ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन या संसाधनों का ओवर यूटिलाइजेशन, लेबर का ओवर यूटिलाइजेशन, तो उनसे उस रेशियो में उत्पादन नहीं मिलता है। इसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। और इन दोनों के बीच की एक अवस्था आती है जो स्थिर प्रतिफल कहलाती है, पैमाने के प्रतिफल कहलाती है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल कहलाती है। तो इसको हम समुत्पाद वक्रों की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। ये तीनों अवस्थाओं को इस प्रकार यहाँ पे दिखाया गया है। ए है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, शुरू में मिलता है फर्म को जब नए नए उत्पादन शुरू करते हैं, नए नए साधन होते हैं, आंतरिक और बाह्य बचतें प्राप्त होती हैं। दूसरा होता है पैमाने के स्थिर प्रतिफल, कुछ देर के लिए कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मिलता है, जितनी मात्रा में उसकी लागतें या साधनों को बढ़ाया जाता है उसी अनुपात में उत्पादन तब बढ़ता है। और लास्ट होता है पैमाने का घटते प्रतिफल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, अर्थात जिस अनुपात में साधनों में वृद्धि की जाती है उत्पादन उससे कम अनुपात में बढ़ता है। और यही हमने पढ़ा था जब शॉर्ट रन में पैमाने का प्रतिफल, जब साधन परिवर्तनशील साधन के प्रतिफल को पढ़े थे, या एक साधन में परिवर्तन के फसल उत्पादन किस प्रकार होता है, वहां भी हम ये तीन स्थितियां पढ़े थे। तो कहने का मतलब ये है कि उत्पादन जब भी हम पढ़ेंगे तो उत्पादन की तीन अवस्थाएं ही होती हैं। शुरू में इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होगा, फिर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होगा, फिर लास्ट में उत्पादन घटेगा ही घटेगा, जिसे हम डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कहेंगे। यानी कि जब मशीनों के फुल यूटिलाइजेशन होने लगता है या ओवर यूटिलाइजेशन होने लगता है, तो उत्पादन उस स्तर से नहीं बढ़ता है जिस स्तर से हम साधनों को उसमें बढ़ाते हैं। अब तीनों का अलग अलग हम सचित्र व्याख्या यहाँ पे करेंगे। जैसे पहला है बढ़ते पैमाने का प्रतिफल या इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। जब के अंडर में क्या होता है कि जब जिस अनुपात में हम साधनों को बढ़ाते हैं उत्पादन उससे कहीं अधिक अनुपात में बढ़ता है। यानी कि साधनों के अनुपात में यदि हम 10% की वृद्धि कर रहे हैं तो उत्पादन 10% से अधिक अनुपात में बढ़ेगा। जैसे इसको इस प्रकार से दिखाया गया है कि साधनों की मात्रा में अनुपातिक वृद्धि कम होती है, उत्पादन की मात्रा में अनुपातिक वृद्धि अधिक होती है। यानी कि साधनों की मात्रा में अनुपातिक वृद्धि लेस देन उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि, या उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि इज ग्रेटर देन साधनों की मात्रा में अनुपातिक वृद्धि। इसको चित्र के माध्यम से भी हम दिखा सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। यहाँ पे जैसे यहाँ साधन बी, या इसको कैपिटल मान लो वाई अक्ष पे, और साधन ए इसको लेबर मान लो एक्स अक्ष पे, जैसा कि हम पहले से ये मानते आते हैं। यहाँ बी साधन दिखाया गया है। तो शुरू में आइसो प्रोडक्ट कर्व, सम उत्पाद वक्र IP1 जो 100 इकाई को व्यक्त करता है, इसके लिए OB1 कैपिटल की और OA1 ए साधन की यानी कि लेबर की मिलकर के P बिंदु पर आते हैं, और इन दोनों साधनों के सहयोग से
100 इकाइयों का उत्पादन होता है, अब इकाइयों का उत्पादन दोगुना करना है, 200 करना है, तो ऐसी स्थिति में जो साधन है उनको बढ़ाकर B2 पे ले जाना पड़ेगा और L को बढ़ाकर A2 पर ले जाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में साधनों की मात्रा में देख लीजिए कम वृद्धि हो रही है, बजाय कि उत्पादन, यानी कि साधन की मात्रा डबल नहीं करनी पड़ी जबकि उत्पादन डबल हो गई। साधनों की मात्रा में दोगुने से कम वृद्धि हुई जबकि उत्पादन में दोगुने से अधिक, दोगुने की वृद्धि हो गई। इसी प्रकार से 200 से 300 करना हो तो Q से R पे चले जाते हैं और यहाँ पे साधनों में और कम अनुपात में वृद्धि करके ही हम उसको प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि 300 इकाइयों को 3 गुना इकाइयों को प्राप्त कर लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे साधनों में वृद्धि हो रही है उत्पादन उससे कहीं तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए इसको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। या जिस गति से या जिस अनुपात में साधनों में वृद्धि की जा रही है उत्पादन उससे कहीं अनुपात में बढ़ जा रहा है, तो इसलिए इसको हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। अब इसको मेजरमेंट के लिए देख सकते हैं कि आइसोक्वांट कर्व के P बिंदु से फिर Q बिंदु से फिर R और R से फिर T पर, यानी कि कम अनुपात में ही अधिक उत्पादन प्राप्त हो रहा है। जैसे कि हम लिखें कि OP is greater than OQ is greater than OR is greater than OT। तो यानी कि साधनों के अनुपात में कम वृद्धि हो रही है जबकि उत्पादन में अधिक वृद्धि हो जा रही है। इस चीज को यहाँ पे व्याख्या के रूप में दिखाया गया है और ये यहाँ पे जो मैंने दिखाया OP is greater than OQ, OQ is greater than QR, QR is greater than RT। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल ये हो गया। पैमाने का स्थिर प्रतिफल या कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है, बिल्कुल इसको समझना आसान है। ऐसी अवस्था उत्पादन की जिसमें साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि की जा रही है उत्पादन उसी अनुपात में बढ़ रहा है, यानी कि साधनों की मात्रा दुगुनी कर दिया जाए तो उत्पादन दोगुना कर दिया जाएगा। अर्थात यदि साधनों की मात्रा में 10% की वृद्धि की जा रही है तो उत्पादन भी 10% के दर से ही बढ़ रहा है। तो ऐसी अवस्था जो बीच के, जो बढ़ते और घटते प्रतिफल के बीच की अवस्था होती है और ये कुछ समय के लिए आती है जिसमें उत्पादन उसी अनुपात में बढ़ता है जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया जाता है। तो इसको कहते हैं साधनों की मात्रा में अनुपातिक वृद्धि इक्वल टू उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि। इसको चित्र के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। चित्र में जैसा कि दिखाया गया है OS वक्र पे, OS लाइन पे IP1 यानी कि 100 इकाइयां OA1 A साधन से और OB1 B साधन, इन दोनों साधनों के मिलकर के 100 इकाइयां प्राप्त हो रही हैं। अब इन साधनों को बढ़ा करके डबल कर दिया गया OB2, तो उत्पादन भी बढ़ के डबल हो गया। ठीक है, इन साधनों को बढ़ा के और ट्रिपल कर दिया गया तो उत्पादन भी ट्रिपल हो गया, यानी कि R पे चले गए। तो इस प्रकार से जिस अनुपात में उत्पादन बढ़ाया जा रहा है उसी अनुपात में जिस अनुपात में साधनों में वृद्धि की जा रही है उसी अनुपात में उत्पादन भी बढ़ रहा है। अर्थात इसको यदि हम लिखेंगे इस पे रेशियो के रूप में तो PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RT, यानी कि इनका जो दूरी है एक दूसरे के बराबर है। ये बताता है कि साधनों के अनुपात में जिस अनुपात में वृद्धि की जा रही है उत्पादन भी बिल्कुल उसी अनुपात में बढ़ रहा है। अर्थात जिस उत्पादन को यदि दोगुना करना है तो साधनों की मात्रा को दोगुना करना होगा, या साधनों की मात्रा को यदि दोगुना कर दिया जाए तो उत्पादन भी दोगुना होगा और ये एक समान दूरी पे स्थित होंगे PQRT। तो ये होता है पैमाने का स्थिर प्रतिफल। पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इसको आप आसानी से आप बता सकते हैं किसको कहते हैं कि जब साधनों की मात्रा में एक अनुपात में वृद्धि की जाए और उत्पादन उससे कम अनुपात में बढ़े तो उसे हम कहते हैं ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल। अर्थात साधनों की मात्रा में यदि 10% की वृद्धि की जाए तो उत्पादन में वृद्धि 10% से कम हो, यानी कि साधनों की मात्रा में 10% की वृद्धि की जाए तो जो उत्पादन है उसमें जो वृद्धि हो 10% से कम की हो, तो इसे हम कहेंगे ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल या पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल। इसको साधनों की मात्रा में अनुपातिक वृद्धि ग्रेटर देन उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि इस तरह से लिखते हैं। अर्थात जो साधनों की मात्रा में वृद्धि हो रही है
उत्पादन उससे कम अनुपात में बढ़ रहा है। पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल उत्पन्न होने का मुख्य कारण पैमाने के आकार का बड़ा हो जाना है, क्योंकि जो मशीनरी है, उत्पादन के साधन है, लेबर, कैपिटल, तो इनका फुल यूटिलाइजेशन होता है, और फुल यूटिलाइजेशन क्या कह लीजिए, ओवर यूटिलाइजेशन होने लगता है, और ऐसी स्थिति में आंतरिक और बाह्य हानियां, डिसइकोनॉमीज उत्पन्न हो जाती हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसी अवस्था में उत्पादन ह्रासमान होने लगता है, घटते हुए दर से उत्पादन बढ़ता है। जैसा कि चित्र में हम देख सकते हैं कि जब साधन बी का OB1 और ए का OA1 यूज करते हैं तो उत्पादन हमें PB प्राप्त होता है 100, और इसी प्रकार से यदि हम साधनों को A2 और B2 तक बढ़ा देते हैं, यानी कि Q पर आते हैं, तो उत्पादन होता है 200, यानी कि साधनों की मात्रा में ज्यादा वृद्धि की जा रही है, जबकि उत्पादन में कम वृद्धि हो रहा है। जैसा कि देखिए B2 B3 B1 B2 से अधिक है, यानी कि B1 B2 इज लेस देन B3 B4, ठीक है, या B1 B2 is less than B2 B3 is less than B3 B4। अर्थात कहने का मतलब यह है कि साधन ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि A1 A2 कम है A2 A3 से, फिर A2 A3 कम है A3 A4 से, यानी कि साधन तेजी से बढ़ रहा है, जबकि उत्पादन में उतना तेजी से वृद्धि नहीं हो रहा है, यानी कि 100 इकाई की ही वृद्धि हो रही है, जबकि साधन डबल से भी ज्यादा अधिक बढ़ रहे हैं। अर्थात इसको यदि हम अनुपात को यदि हम लिखें तो ये ऐसे होगा PQ लेस देन QR लेस देन RT, ठीक है। ये दूरी अधिक है, दूरी बढ़ती जा रही है, यानी कि सेम उत्पादन को प्राप्त करने के लिए, अगली 100 इकाई को प्राप्त करने के लिए साधन की अधिक मात्रा का हमें इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। अर्थात जिस अनुपात में हम साधनों को बढ़ा रहे हैं उससे कम अनुपात में उत्पादन में वृद्धि हो रहा है, यानी या दूसरे शब्दों में उत्पादन के उसी स्तर को 100 इकाई को ही प्राप्त करने के लिए हमें क्रमशः अधिक साधनों को इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। इसे कहते हैं पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल की स्थिति। अब एक कॉन्सेप्ट है उत्पाद रेखा या स्केल लाइन क्या होता है, उत्पाद रेखा या प्रोडक्ट लाइन क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है, और इसको आपको समझ लेने से आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आएगा। उत्पाद रेखा एक सम वक्र उत्पाद वक्र से दूसरे सम उत्पाद वक्र पर जाने की गति को व्यक्त करता है। एक सम उत्पाद वक्र से दूसरे सम उत्पाद वक्र को पर चलने की क्रिया या गति को प्रदर्शित करता है जब हम सभी साधनों या किसी एक साधन में परिवर्तन लाते हैं। इस प्रकार उत्पाद रेखा उत्पादन के विस्तार के संभावित प्राविधिक पथ को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो उत्पाद रेखा या स्केल लाइन एक समुत्पाद वक्र से दूसरे समुत्पाद वक्र पर या विभिन्न समुत्पाद वक्र पर चलने की गति को व्यक्त करता है, और उन बिंदुओं को यदि मिला दे तो वही उत्पाद रेखा प्राप्त होता है। इसको हम अभी आगे देखेंगे किस प्रकार से ये उत्पाद रेखा बनता है। इसमें दो तरह की उत्पाद रेखा बनती है। उत्पाद रेखा उस समय मूल बिंदु से प्रारंभ होकर जाएगी जब दोनों साधन परिवर्तनीय होंगे, ठीक है, जैसा कि ये पैमाने के प्रतिफल में होता है। और उत्पाद रेखा आधार अक्ष या लंब अक्ष किसी एक बिंदु से प्रारंभ होगी जबकि एक साधन स्थिर हो और दूसरा परिवर्तनीय हो। ये अल्पकालीन उत्पादन फलन में हम देखे थे। तो इन दोनों उत्पादन फलनों में, दीर्घकालीन और अल्पकालीन उत्पादन फलनों में कैसे ये कार्य करता है, इसको हम देखते हैं। उत्पाद रेखा जबकि दोनों साधन श्रम तथा पूंजी परिवर्तनीय हो। पहला, जब दोनों साधन परिवर्तनशील हो, अर्थात ये स्थिति होती है दीर्घकालीन या पैमाने का प्रतिफल, जो अभी हम पीछे देख रहे थे, पैमाने के प्रतिफल की अवस्था में जिसमें सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो उत्पाद रेखा होता है वो मूल बिंदु से होकर प्रारंभ होता है और आगे बढ़ता है। और ये किस तरह से होता है इसको एक चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। जैसा कि इसमें चित्र में ध्यान देते हैं, यहाँ पे y अक्ष पर पूंजी को दिखाया गया है, पूंजी की मात्रा को दिखाया गया है, और ये आधार अक्ष पर यानी कि x अक्ष पर श्रम की मात्रा को दिखाया गया है। ये विभिन्न प्रकार के समुत्पाद वक्र हैं, 100, 200 IPC, 200 IPC, 300 IPC, 400 IPC,
500। और प्रारंभ में हम इस बिंदु को देखें, ए बिंदु पर पूंजी की OK2 और श्रम की OL मात्रा यूज हो रही है और 100 इकाई का उत्पादन हो रहा है। सम उत्पाद वक्र को समझना हो तो उसके पिछली वीडियो में सम उत्पाद वक्र नाम से वीडियो है, उसको देख सकते हैं। बी बिंदु पर इसी प्रकार से बी बिंदु पर कुछ श्रम की कुछ पूंजी की इकाइयां यूज होकर के बी बिंदु प्राप्त हो जाएगी और इस पे 200 इकाइयां प्राप्त होंगी। इसी प्रकार हम सी बिंदु प्राप्त कर सकते हैं, इसी प्रकार यहाँ पे डी बिंदु को प्राप्त कर सकते हैं और इसी प्रकार ई बिंदु को हम प्राप्त कर सकते हैं जहां पे श्रम की L5 और पूंजी की K5 मिलकर के उत्पादन की 500 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं। अब इन बिंदुओं को यदि A B C D E बिंदुओं को मिला दें तो ये जो OP रेखा है ये क्या कहलाएगा? उत्पाद वक्र या प्रोडक्ट लाइन। ये चूंकि ये पूरा वक्र हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री पे है और ये जो वक्र है ये 45 बीच से खींचा गया है, 45 डिग्री को व्यक्त करता है। ये दोनों को दो पार्ट में बराबर भागों में बांटता है। तो इसलिए इस प्रत्येक बिंदु पर जितनी मात्रा में श्रम में वृद्धि हो रही है उतनी ही मात्रा में पूंजी में वृद्धि हो रही है, यानी कि दोनों साधनों में एक समान अनुपात में वृद्धि होती जा रही है उत्पादन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और ये उत्पाद रेखा होगी 0 से जाएगी, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि यदि दोनों साधनों की मात्रा 0 कर दिया जाए तो उत्पादन 0 हो जाएगा। अब एक इसके ऊपर कोई भी उत्पाद वक्र हम बनाएंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये OP1 एक उत्पाद रेखा बनी हुई है जो ये दिखाती है कि A1 B1 C1 इस समुत्पाद वक्र के D1 इस समुत्पाद वक्र के E1 पर मिलकर के 100 200 300 इकाइयां बढ़ रही हैं। लेकिन इस पे ये दिखा रहा है कि श्रम की अपेक्षाकृत कम और पूंजी की अधिक। श्रम की कम उत्पादन में योगदान या उत्पादन में उपयोग किया जा रहा है, पूंजी की बढ़ती हुई पूंजी की बहुत तेजी से बहुत ज्यादा मात्रा में पूंजी का उपयोग किया जा रहा है। इसको कहेंगे कैपिटल इंसेंटिव टेक्नोलॉजी। ऐसी वस्तु का उत्पादन जिसमें कैपिटल का उपयोग ज्यादा हो रहा हो, पूंजी का उपयोग ज्यादा हो रहा हो, इसको हम कहते हैं कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक। जिसमें श्रम की मात्रा कम, ऐसा विकसित देशों में होता है जहां पे श्रम की मात्रा, जहां श्रम बहुत महंगा होता है, श्रम का उत्पादन में उपयोग कम करते हैं और पूंजी सस्ता होता है तो पूंजी का उपयोग उत्पादन में ज्यादा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो उत्पाद रेखा होगा वो Y अक्ष की ओर झुकी होगी, यानी कि Y अक्ष की ओर लंबवत होगी और इसको भी हम प्रोडक्ट लाइन कहेंगे। ठीक है, इसके विपरीत यदि इस बीच के उत्पाद रेखा के नीचे कोई उत्पाद रेखा हम लेते हैं, जैसे OP2 ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इस IPC के समुत्पाद वक्र के इस बिंदु पे मान लीजिए ये RS है, ये R है, ये S है, ये T है, ये V है, ये U है। तो ऐसी स्थिति में ये बिंदु प्राप्त होंगे। इसमें ये दिखाएंगे कि L की मात्रा ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, यानी कि लेबर की मात्रा ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, पूंजी की मात्रा बहुत कम यूज हो रहा है। ऐसा अविकसित देशों में जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऐसे देशों में जहां श्रम सस्ता है, पूंजी महंगा है, यानी कि लेबर बहुत सस्ता है और पूंजी बहुत महंगा है, तो लेबर की मात्रा ज्यादा उपयोग की जाती है उत्पादन में और पूंजी की मात्रा कम उपयोग की जा रही है। इसको कहते हैं लेबर इंसेंटिव टेक्निक। लेबर इंसेंटिव टेक्निक जिसमें लेबर की मात्रा ज्यादा उपयोग किया जा रहा है उत्पादन में और पूंजी की मात्रा कम, क्योंकि लेबर सस्ता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि विकासशील देशों में या कम विकसित देशों में, भारत जैसे देशों में श्रम प्रेरित तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि यहाँ श्रम सस्ता होता है और एग्रीकल्चर में तो ये उपयोग किया ही जाता है। तो ये स्केल लाइन हो गया जब दोनों साधन परिवर्तनशील हैं, यानी कि पैमाने के प्रतिफल के संबंध में होगा ये। अब एक साधन स्थिर हो और एक साधन परिवर्तनीय हो, जो अल्पकालीन उत्पादन फलन या परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में हम पढ़े थे, जहां एक साधन स्थिर था, फिक्स्ड फैक्टर थे, और वेरिएबल फैक्टर, दो तरह के फैक्टर थे। ठीक है, फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर थे। ऐसे में जो उत्पाद रेखा होगा वो किसी एक लंब या आधार अक्ष से स्टार्ट होकर जाएगा और एक साधन को स्थिर मानते हुए केवल एक साधन में
वृद्धि करते हुए उत्पादन को प्राप्त करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि पूंजी को हम स्थिर मान लेते हैं यहाँ पे और केवल श्रम में परिवर्तन करते हैं। ये सम उत्पाद वक्र 100 आईपीसी 200 आईपीसी 300। तो यदि पूंजी को स्थिर मान लिए हैं और 100 इकाई उत्पादन करना है तो श्रम की कितनी चाहिए, तो OL1 200 इकाई उत्पादन करना है तो पूंजी की वही रख करके OL2 300 इकाई उत्पादन करना है तो पूंजी का स्थिर रखते हुए OL3। तो इस प्रकार से हम इसी लाइन पे बढ़ते जाएंगे और KP क्या हो जाएगा, उत्पाद रेखा हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों उत्पाद रेखा। दूसरी अवस्था ये हो सकती है कि पूंजी की मात्रा L की मात्रा को स्थिर रखते हुए केवल हम पूंजी की मात्रा में वृद्धि करके और उसी उत्पादन को प्राप्त करें। जैसे कि इस बिंदु पे हम रहेंगे, जैसे ये A मान लीजिए, A बिंदु पर पूंजी की K1, B बिंदु पर यदि 200 इकाई उत्पादन करना है तो B बिंदु पर जाना होगा, श्रम की मात्रा वही रखते हुए OL रखते हुए, पूंजी की मात्रा K2, यदि 300 इकाइयों का उत्पादन करना है तो पूंजी की मात्रा 3 K3 तक बढ़ाना होगा, जबकि श्रम की मात्रा वही रहेगा। अर्थात यदि हम पूंजी की मात्रा को स्थिर रखते हुए बढ़ाते हैं तो ये कुछ इस तरह का होगा और इसी पे हम उत्पादन को बढ़ाएंगे। यहाँ पूंजी स्थिर हो जाएगा और केवल हम श्रम की मात्रा में वृद्धि करते जाएंगे। ये कहलाएगा एक साधन को स्थिर रखते हुए, ये भी क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट लाइन कहलाएगा। और एक अवस्था ऐसी हो सकती है जिसमें हम L की मात्रा को स्थिर रख दें, ठीक है, और केवल पूंजी की मात्रा में वृद्धि करें। मान लीजिए ये 100 इकाई दिखा रहा है, ये 200, ये 300, ठीक है, ये 200, ये 300। तो ऐसे में केवल पूंजी की मात्रा को बढ़ाना होगा, K1, K2, और इस प्रकार से जो उत्पाद रेखा है वो Y अक्ष के बिल्कुल समानांतर एक खड़ी रेखा होगी और इसको हम प्रोडक्ट लाइन कहेंगे। जैसे कि चित्र में LP1, यदि L को हम लेबर को स्थिर मानते हुए खींचते हैं तो उत्पाद रेखा OP1 होगा, और यदि हम कैपिटल को स्थिर मानते हुए खींचते हैं तो उत्पाद रेखा KP होगा। तो इस तरह से ये उत्पाद रेखाएं स्थिर, एक साधन की स्थिर रखते हुए सीधी रेखा हो जाएगी। अब रिज रेखाएं क्या होती हैं, रिज लाइंस क्या होती हैं, ये बहुत ही जरूरी होता है और ये कहीं कहीं मिलता है, ये कहीं मिलता नहीं है जल्दी कंसेप्ट पढ़ने के लिए। तो ये आप यहाँ पे समझ लीजिए। उत्पादन की एक प्राविधिक सीमा होती है, तकनीकी सीमा होती है जिसके बाहर प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता है। उत्पादन की इस प्राविधिक सीमा को प्रदर्शित करने वाली रेखाओं को रिज रेखाएं कहा जाता है। इन सीमाओं के भीतर ही प्रतिस्थापन हो सकता है, बाहर नहीं। इसलिए स्नाइडर ने इन रेखाओं के बीच के क्षेत्र को प्रतिस्थापन क्षेत्र, एरिया ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा। याद करिए, जब आप आइसो क्वांट कर्व या सम उत्पाद वक्र पढ़ रहे थे तो वहां हमने पढ़ा था MRTS बिटवीन L एंड K क्या होता है, घटता हुआ होता है, डिमिनिशिंग MRTS, हमारे रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो ऐसी स्थिति में जैसे जैसे हम यदि हम L की मात्रा में वृद्धि करते हैं, ये सूत्र था उसका, माइनस डेल्टा K अपॉन डेल्टा N, यानी कि श्रम की एक इकाई बढ़ाने पर पूंजी की कितनी इकाई को छोड़ना पड़ेगा, यह बताता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ताकि उत्पादन आउटपुट क्या हो, स्थिर रहे, आउटपुट कांस्टेंट रहे। ठीक है, अब इस चित्र को ध्यान से देखिए, ये सम उत्पाद वक्र है, आइसो प्रोडक्ट कर्व IPC, यहां लिखा हुआ IPC 100 उत्पादन को दिखा रहा है। यह IPC हमने जब सम उत्पाद वक्र पढ़ाए थे तो उसमें बना करके दिखाए हैं कि वो कैसे बनता है। मुख्यतः यह IPC एक सीमा के बाद, जैसे हम इसके B बिंदु को लें, B बिंदु पर क्या है कि कुछ मात्रा L की, मान लीजिए ये L की मात्रा है और ये कुछ मात्रा K की, यानी कि K की मात्रा है, ये मिल करके और 100 इकाई उत्पादन की दिखाते हैं। अब यदि हम जैसे जैसे L की मात्रा इसी उत्पादन पर बने रहने के लिए, इसी आइसो क्वांट कर्व पे बने रहने के लिए जैसे जैसे हम B से A की ओर बढ़ाए जाते हैं तो ये बताता है कि कैपिटल की मात्रा में कमी की जा रही है और L की मात्रा में वृद्धि की जा रही है। ठीक है, देखिए यदि इस बिंदु पे आते हैं तो L की मात्रा बढ़ करके OL1 हो गया और पूंजी की मात्रा घट करके OK3 हो गया इस बिंदु पे। इसी प्रकार से जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं
और बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी बिंदु पे पहुंचते हैं, ए बिंदु पे, जहां पे स्पर्श लाइन सम उत्पाद वक्र की स्पर्श लाइन, जैसे यहाँ पे ए बी से दिखाया गया है, स्पर्श लाइन एक्स एक्सिस के आधार अक्ष के समानांतर हो जाता है, जो ये बताता है कि इसके बाद प्रतिस्थापन संभव नहीं है, यानी कि के स्थान पे एल का प्रतिस्थापन संभव नहीं है। अब हम इसके आगे एल के स्थान पे के को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं, यानी कि के स्थान पे एल को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम एल को बढ़ाते जाते हैं, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा भी था कि एल की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो क्या होती है, घटती जाती है। जैसे जैसे किसी साधन को लगाते जाएंगे उसकी सीमांत उत्पादकता घटती जाएगी और ए पे आकर के उसकी सीमांत उत्पादकता क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो MRTS है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एल एंड के इक्वल टू 0 हो जाता है, यानी कि प्रतिस्थापन की सीमांतर 0 हो जाती है। तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांतर 0 हो जाती है। इसके बाद प्रतिस्थापन संभव नहीं है, या यदि करता है तो उत्पादक के लिए हानिकारक है, क्योंकि इसके बाद निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद लेस देन 0 अर्थात निगेटिव हो जाएगा कि उत्पादन, श्रम का उत्पादन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। श्रम का सीमांत उत्पादक निगेटिव हो जाएगा। कैसे, देख लेते हैं। यदि ई बिंदु पे, मान लो ए के बाद भी वो प्रतिस्थापित करता है और ई बिंदु पे आता है, तो लेबर की इतनी ज्यादा संख्या लगा रहा है, वो L6, और पूंजी की भी संख्या बढ़ गई, K3 आ गई, और उत्पादन कितना हो रहा है, उतना ही। जबकि ए बिंदु पर L4 यानी कि श्रम की कम इकाई उत्पादन लगा करके और पूंजी की भी कम इकाई लगा करके वो उतने ही उत्पादन को प्राप्त कर रहा है। तो इसलिए इसके बाद किसी भी बिंदु को लेगा तो श्रम और पूंजी की दोनों की अधिक मात्रा, यानी कि कॉस्ट उसका बढ़ जाएगा, उत्पादन वही रहेगा। तो कोई भी विवेकशील उत्पादक इसके आगे नहीं जाएगा सम उत्पाद वक्र पर। तो ये एक सीमा है। तो सम उत्पाद वक्र जब हम बनाते हैं तो ये एक सीमा रहता है, और एक ए बिंदु के बाद वो पीछे की ओर मुड़ जाती है, जो दिखाती है कि इसके बाद प्रतिस्थापन संभव नहीं है। तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांतर क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। इसके उल्टा, इसी के फलस्वरूप इसको उल्टा करके देख लेंगे। जैसे जैसे हम ए से बी की ओर जाएंगे, यानी कि एल की जगह पे के को लगाएंगे, तो के की मात्रा में वृद्धि करने से, कैपिटल की मात्रा में वृद्धि करने से जो सीमांत उत्पादकता है कैपिटल की, वो क्या हो जाती है, घटने लगती है। और घटते घटते बी बिंदु पर आकर के जो सीमांत उत्पादकता है कैपिटल की, वो 0 हो जाती है। यहां भी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे के एल इक्वल टू 0 होगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बी के बाद यदि जाते हैं तो ये पीछे मुड़ जाता है सम उत्पाद वक्र, और सम उत्पाद वक्र पीछे मुड़ने से एल की भी मात्रा बढ़ जाएगी और पूंजी की भी मात्रा बढ़ जाएगी, जो कि निगेटिव, यानी कि कुल उत्पादन क्या होगा, घटने लगेगा। ये निगेटिव उत्पादन को बताएगा। अधिक साधन लगा के कम उत्पादन प्राप्त होगा, इसलिए कोई उत्पादक उसके बाद नहीं जाएगा। तो जो प्रतिस्थापन है एल के स्थान पर के का या के के स्थान पर ए का, वो ए और बी के बीच ही है। इसी को हम कहते हैं प्रतिस्थापन का क्षेत्र। ठीक है, तो इस अवस्था में जो होता है, बी से ए की ओर जाने पर, ए पर आने पर क्या हो जाता है, ए पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर विल बी 0, और बी पर जाने पर, यानी कि हम एल के स्थान पे के का जैसे जैसे उपयोग बढ़ाते जाएंगे तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच ही प्रतिस्थापन, तकनीकी प्रतिस्थापन संभव होता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि सम उत्पाद वक्र का प्रत्येक बिंदु का ढाल मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एल एंड के का स्लोप को बताता है। ये बताता है स्लोप ऑफ आइसो प्रोडक्ट कर्व। ठीक है, तो इस अवस्था में ये दोनों बिंदु ए और बी, ये दोनों बिंदु प्रतिस्थापन की सीमा को बताते हैं। यहां पे लिखा भी है, यदि ए से दाहिनी ओर किसी बिंदु पर जाएं तो आप पाएंगे के तथा एल दोनों की बढ़ती हुई मात्रा, जैसे ई बिंदु OK3 तथा OL से स्वही उत्पादन प्राप्त होगा, अर्थात एल की वृद्धि उत्पादन में वृद्धि नहीं ला रही है। ठीक है, नहीं ला रही है, अर्थात ए बिंदु पर एल की सीमांत उत्पादकता 0 होगी,
इसका अर्थ हुआ कि कोई भी उत्पादक ए बिंदु से दाहिनी ओर एल की मात्रा नहीं बढ़ाएगा। यदि आप विचार करें पाएंगे कि ए बिंदु पर स्पर्शरेखा ए बी का ढाल मार्जिनल रेट ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन एल के प्रदर्शित करता है, आधार अक्ष के समानांतर होगा, इसका ढाल 0 हो जाएगा, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं एम आर टी एस एल के इक्वल टू 0। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ए बिंदु पर समम की सीमा दूरता 0 है, इसके दाहिनी ओर ऋणात्मक। आईपीसी इस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है, ए बिंदु रिज बिंदु कहलाता है, इस ए बिंदु को रिज बिंदु कहलाएगा, रिज बिंदु कहते हैं, और जिस पर एम आर टी एस एल के 0 होगा, यह समम की सीमा दूरता 0 होगा। यह बिंदु की प्रतिस्थापन की सीमा निर्धारित करता है, इसे हम निचला रिज बिंदु कहते हैं। ये नीचे का रिज बिंदु हो गया और ये बी ऊपर का रिज बिंदु हो गया, जहां खींची गई स्पर्शरेखा CD है। y अक्ष जिस पर पूंजी प्रदर्शित है के समानांतर है, अर्थात बी बिंदु पर MRTS KL 0 होगा, जिस पर पूंजी की सीमा दूरता 0 है। ऊपर प्राप्त किए गए इस बिंदु को हम ऊपरी रिज बिंदु कहेंगे। ठीक है, तो ये प्रत्येक सम उत्पाद वक्र के पर पाया जाता है और प्रत्येक सम उत्पाद वक्र इसी शेप के होते हैं, एक सीमा के बाद पीछे मुड़ते हुए होते हैं, अर्थात उनका जो उपयोग करने योग्य होता है वो ए और बी के बीच का ही होता है, मुख्यतः रिज रेखाएं। अब विभिन्न रिज रेखाओं के संबंध में हम ये विभिन्न बिंदु प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक रिज रेखाओं के संबंध में ये ऊपर के बिंदु रिज बिंदु प्राप्त हो जाएंगे, B1 B2, जहां पे क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल 0 होगा, और नीचे के प्रत्येक A1 A2 जिसके बाद L की मात्रा बढ़ाना हानिकारक होगा उत्पादक के लिए, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या होगा, 0 होगा, इसके बाद निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बीच ही प्रतिस्थापन हो सकता है, L के स्थान पे K का, K के स्थान पे L का, इसको हम प्रतिस्थापन क्षेत्र कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन एरिया ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, एरिया ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और इस प्रकार से इन बिंदुओं को मिलाते हुए, ऊपर के विभिन्न बिंदुओं को मिलाते हुए हम रेखा खींचे तो ये OR2, और नीचे के A1 A2 बिंदुओं को मिलाते हुए हम रेखा खींचे तो OR1 प्राप्त होगा। इसको हम ऊपरी रिज रेखा कहेंगे और इसको हम निचली रिज रेखा कहेंगे। निचली रिज रेखाएं कहेंगे। तो रिज रेखाएं अभी हम देख लिए कि रिज रेखाएं प्रतिस्थापन के एरिया को प्रदर्शित करता है, जिसके अंदर ही पूंजी के स्थान पे कैपिटल का और कैपिटल के स्थान पे पूंजी के स्थान पे लेबर का और लेबर के स्थान पे पूंजी को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि रिज रेखाएं उन तकनीकी सीमाओं को प्रदर्शित करती हैं जिसके अंदर हम साधनों को एक स्थान पे दूसरे को प्रतिस्थापित करते हुए उत्पादन को स्थिर रख सकते हैं और उत्पादक उसका अपने उत्पादन को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए उपयोग करता है। और इसकी व्याख्या ऊपर दी गई है, इसको आप पढ़ के समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।